हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं। हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा प्रकाशित, जो बीपीएससी के सारे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि 38वीं से 69वीं में जितने भी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस क्रम में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को सबसे पहले रखा है। तो आइए हम देखते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके जो हमारे जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्रम में देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था वो किस लिए हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उन्होंने एक घोषणा जारी की थी और उन्होंने बताया था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, और जिसे 26 जनवरी 1930 से मनाया जाने लगा। और आज़ादी से पहले तक 26 जनवरी को ही हमारे जो कांग्रेस के नेता थे और जो भी हमारे क्रांतिकारी वीर थे वो सभी मिलकर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन जब हमें 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, तब से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि थी। तो 26 जनवरी को अविस्मरणीय रखने के लिए जो है संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। तो आइए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ये कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो हमारा जो ये सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। और ये जो है क्वेश्चन जो है 68 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है ऑप्शन नंबर 395 अनुच्छेद, 12 भाग और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। तो हमारा जो ये आंसर है सही है। आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे भारतीय संविधान में लगभग 400 से ऊपर अनुच्छेद हैं, जो कि मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो उसके उपखंड हैं उसको अगर मिला दें तो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो जाएंगे। और 22 भाग हैं हमारे संविधान में और 12 सूचियाँ हैं, जो कि अगर हम बात करें कि मूल संविधान में 8 ही सूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन संविधान संशोधन के बाद 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया, जिससे वर्तमान समय में 12 सूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल या 500 आर्टिकल। तो अभी हमने देखा कि 400 से अधिक आर्टिकल हमारे संविधान में मौजूद हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है धाराएं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि धाराएं दिया हुआ है, तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि हमारे संविधान में जो है वो आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, धाराओं की चर्चा नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? तो संघीय सूची में
जो है 97 विषय हैं जो संघ सूची में विषय हैं, और राज्य सूची में जो है ये है 66 विषय हैं, यानी कि सेकंड का सी हो जाएगा और फर्स्ट का ए हो जाएगा। और समवर्ती सूची में जो है 47 विषय को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है हमारे संविधान के मूल संविधान में दिए गए हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संघीय सूची में 98 विषय को शामिल किया गया है, और वर्तमान में राज्य सूची में जो है 59 विषय को वर्तमान में है, और समवर्ती सूची जो है उसमें 52 विषय हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मूल संविधान में तो सूचियों में विषय तो इतने थे, लेकिन वर्तमान में 98, 59 और 52 हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि समय के साथ केंद्र की शक्तियाँ बढ़ी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा जो प्रस्तावना में जो हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, उसी में हमारा जो क्रम में जो है वो क्या है वो हमें ये बताना है। तो हम जो सबसे हमारा जो होगा वो होगा सार्वभौमिक, नेक्स्ट हमारा जो होगा समाजवाद, और नेक्स्ट हमारा है धर्मनिरपेक्ष। हालांकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का शब्द का वर्णन नहीं है, हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष बताया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष ना होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, फिर भी हम इसको लेते हैं। उसके बाद जो हमारा आएगा प्रजातांत्रिक। तो हमारा जो सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इस प्रकार जो हमारा सही ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत का संसद द्वारा। तो उस समय जो हमारा संविधान ग्रहण किया गया था वो संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। और जो संविधान सभा था वो आज के समय जो संसद भवन है, जो नए संसद का निर्माण होने के बाद जो हमारा पुराना संसद था उसको संसद भवन के रूप में बताया गया है। और उस समय जो संविधान सभा था वो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो कि बिहार से संबंधित थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या निर्वाचित किया गया था, जो कि वो भी बिहार राज्य से ही संबंधित थे। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1946 दिया हुआ है, तो ये हमारा 1946 न होकर 1949 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हमने अभी पढ़ के आए हैं संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये जो है हमें जो फ्रांस है, जब 1889 ईस्वी में जब फ्रेंच क्रांति हुई थी तो हमें वहाँ से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई थी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त किया गया था? तो जहाँ तक हमें आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी गंभीर समस्या हमारे देश में विद्यमान थी। तो इसको दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 को शामिल किया गया था, जो कि इससे
इसको हटाने की बात करता है, अस्पृश्यता को दूर करने की बात करता है और इसे एक दंडनीय अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, वहीं हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है विधि के समक्ष सभी की समता की बात करता है, सभी को समान अवसर की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल 15 है, ये जो है हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है, जैसे किसी प्रकार के मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित जो है हमारा आर्टिकल नंबर 15 हमारे संविधान में वर्णित है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की और अनुच्छेद 22 की, तो ये जो है अनुच्छेद 22, इसमें जो है नागरिकों को कुछ हद तक गिरफ्तारी होती है, उससे निषेध किया गया है, यानी कि गिरफ्तारी से निषेध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक यानी DPSP की जो सिद्धांत है वो जो है आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में जो हमारे जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से जो हमारे ग्रहण किया गया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी विशेषता किस देश से हमने ग्रहण किया है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में जान लेते हैं। जिसमें देखिए, अगर हम बात करें संसदीय सरकार की, तो हमें पता है कि संसदीय सरकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है और वहीं से जो है विधि का शासन और एकल नागरिकता लिया गया है। जैसे कि अमेरिका में स्टेट का नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग होती है, लेकिन हमारे ब्रिटेन में जो है ऐसी कोई नहीं है, वहाँ पे एक नागरिकता है, एकल नागरिकता की बात की है। तो हमारे देश में भी एकल नागरिकता है। मंत्रिपरिषद जो है ब्रिटेन से संबंधित है और द्विसदनीय विधायिका भी जो है हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। अगर हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशकता, तो जो कि हमारी ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, ये जो है हमने आयरलैंड से लिया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सभी जो राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया गया है। तो जो हमारे राज्यसभा हैं उसमें जो उच्च सदन है, हमारे राज्यसभा को हमारे देश में उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को नामित करते हैं, जो कि राज्यसभा में एक राज्यसभा सांसद के रूप में होते हैं, जो कि हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। राष्ट्रपति पर जो हम महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं हमने वो भी USA से लिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो हटाया जाना है, किस प्रक्रिया में से हटाया जाना है, ये भी हमने USA से लिया है। और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं हमने USA से लिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन ये भी हमने USA से, और न्यायालय की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें जो हमने USA से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो परिसंगठनात्मक व्यवस्था जो है हमने कनाडा से लिया है। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां जो हैं कनाडा से लिया गया है और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है हमने कनाडा से लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर राज्य के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, वो केंद्र द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और ये जो हमने कनाडा से ही व्यवस्था को ग्रहण किया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी कनाडा से हमने प्राप्त किया है। ठीक है, और समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। और जब किसी बिल या किसी कानून बनाने के लिए हमें संयुक्त बैठक की ज़रूरत पड़ती है तो हमने वो भी व्यवस्था जो है
ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो आपको जैसा कि पता है हमारे संविधान में जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो कि हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि सोवियत संघ से हमने ग्रहण किया है। वर्तमान में इसे रूस के रूप में जाना जाता है। और प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी हमने रूस से ग्रहण किया हुआ है। अब हम बात करते हैं गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे संबंधी विचार जो हमारे प्रस्तावना में अभिव्यक्त है। ये सभी चीज़ें जो है हमने फ्रांस से प्राप्त की हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत और एक अलौकिक संविधान है, जो पूरी दुनिया से संविधान से छाट के जो एकदम क्रक्स है, एकदम कह सकते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान को रचा गया है। और इसके लिए हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को तहे दिल से मैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे हम लोग उस संविधान के रूप में आज खुद को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से जो है हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था को अपनाया हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट का है वो है जापान। जापान से हमने जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को ग्रहण किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, तो हमने हर मुख्य देश से कोई ना कोई एक विशेषता को हम अपने संविधान में शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने सारे जो विशेषताएं हैं वो हमने सारे पूरे देख लिए। फिर आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो अभी हम पढ़ के आए कि मौलिक अधिकार जो है हमने यूएसए से लिया हुआ है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, संविधान के मद दिए हुए हैं और देश और जिनसे लिया गया है हमें ये बताना है। तो हमने देखते हैं ऑप्शन 1 दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो हमने पढ़ा है अभी और क्वेश्चन भी देखा था। तो ये जो है हमने कहाँ से, आयरलैंड से लिया हुआ है। मौलिक अधिकार हमने जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा। मौलिक अधिकार जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची जो है हमने पढ़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये हमने अभी पढ़ा था, ये कनाडा से है। ठीक है, तो ए का हमारा जो है तीसरा मैच कर रहा है। तो आइए हम मैच करा लेते हैं। ए का तीसरा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ए का तीसरा डी ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो अभी और हमें मैच कर लेना है। ठीक है, बी का जो है हमारा फोर्थ है, तो बी का फोर्थ देखिए हाँ इसमें नहीं दिया हुआ है। बी का फोर्थ जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो है बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया प्रश्न था। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित या प्रभावित है? तो हमने अभी पढ़ के आए हुए जो है आयरलैंड से हमने ये लिया हुआ है, आयरलैंड। ठीक है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता और समानता ये सम्मिलित किया गया था, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र ये भी सम्मिलित था। हालांकि धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में नहीं है, ये जो है पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। समाजवाद और समानता ये भी हमारे संविधान में वर्णित है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता तो ये जो है हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बताया इससे पहले कि जो पंथ निरपेक्ष है वो मूल संविधान में नहीं था, वो जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जो कि स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ऐसा 3 शब्द को उसमें ऐड किया गया था, जो कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो हमने अभी पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष को हमारे संविधान में जोड़ा गया प्रस्तावना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो वर्णित करता है, मौलिक अधिकार, 9वीं सूची, मौलिक कर्तव्य या संविधान की प्रस्तावना। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की वर्णित करता है वो है संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बीपीएससी 17th एग्ज़ाम के उद्देश्य से, और ये वीडियो उन बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे जो बिहार में जहां जीके जीएस पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोग भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर उसको आप देखना चाहते हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो हमने इसी चैनल पे प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास के वीडियो को अपलोड कर रखा है। तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है आधुनिक भारत का इतिहास को भी रन करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम से पहले आप सभी के लिए हम जो ये प्रयास चालू किए हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो ठीक है। अभी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपके लिए काम का है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सकें। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार जो है हमारे मौलिक अधिकार भी होते हैं, संवैधानिक अधिकार तो है ही है, और कानूनी अधिकार भी होते हैं, प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत नहीं आता है, तब हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और जो संवैधानिक उपचार है वो जो है अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक बताया गया है भाग 3 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये जो है हमारा अनुच्छेद जो है 343 जो है हमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में हमें मान्यता देता है। ठीक है। और ये जो है संविधान के भाग 17 में ये बात कही गई है। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापना के पहले अध्यक्ष बने थे?
तो ये जो है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी थे, जो कि संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष बने गए थे। इन्हें जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा में चुना गया था। ये भी बात आप सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये जो है 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है। आपातकाल का प्रावधान जो है भाग 18 में हमारे संविधान में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में इसके बारे में बताया गया है। आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, जो कि आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। अगर जो संसद है इसको स्वीकार करती है तो ये अनिश्चित काल के लिए 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन नियुक्त करता है? तो ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। वर्तमान में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 239A के तहत ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो अपना पद है मुख्यमंत्री जी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो हम 25 की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा? तो जो संसद का व्यय है वो संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। संसद ही अपने व्यय को नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो जनहित जो याचिका है यानी PIL, जो कि पब्लिक समाज के उन अछूते या जो वंचित लोग हैं उनके सार्वजनिक लाभ के लिए PIL जो है दाखिल की जाती है। तो ये जो है सबसे पहले अमेरिकी गणराज्य में इसकी व्यवस्था आई थी, जो कि मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए कोर्ट में ऐसा PIL दाखिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी की जाती है? तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनके पास रिट जारी करने का भी अधिकार है। तब जब किसी अवैध हिरासत में व्यक्ति को रखा जाता है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट हमारे कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं अपने किसी अवैध हिरासत के खिलाफ, ठीक है। तो अगर आप सही होंगे तो आप जो है कोर्ट जो है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में कोर्ट में पेश करने की आदेश देता है कि उसे सशरीर कोर्ट में उसे पेश किया जाए जिसको आपने गिरफ्तार किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो जो है भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में ये हमें दिख रहा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने
इसी चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और ही टॉपिक वाइज जो टॉपिक वाइज जो लेक्चर हैं हमने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। आरओ जो की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने जो 90 के टॉप टॉपिक हैं उनको हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो जो रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। सेनाओं की सर्वोच्च कमान होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है, और इसका निर्वहन जो है रक्षा मंत्रालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो हम ये क्वेश्चन जो है पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे, ये जो है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ये जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 22वां राज्य के रूप में 1975 में बना, जो कि अनुच्छेद 371F के तहत इसे एक विशेष राज्य का दर्जे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन जो है 69th BPSC 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप पॉलिटी को एक बार इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे एग्ज़ाम में घूम फिर के इन्हीं से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर जो हमारे पॉलिटी से संबंधित है वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक आयोग के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो जो नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक बहुमत जो है वो साधारण बहुमत चाहिए। हालांकि ये संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत ही होता है, लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए साधारण बहुमत से ही नए राज्य की गणना हो जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रक्रिया की विधि में 368 के जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। यानी कि भारत के नागरिकों को प्राप्त है लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है वो अधिकार। तो वो क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये जो है हमारे भारतीयों को प्राप्त है जबकि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कानून के समझ समता, ये जो है सभी के लिए है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो। कानून के समझ सभी को समान भाव से देखा जाएगा, ये हमारे सभी के लिए है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये जो है हमारे सिर्फ भारतीय भाई बहनों के लिए दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए और 3rd होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उस उपराष्ट्रपति होते हैं। हालांकि राज्यसभा के वो मेंबर तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमें दिया गया है, जो कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा बताया है कि जो हमारे निजी भवन होते हैं जैसे हमारे घर हैं वहाँ हम झंडे भारतीय तिरंगा को फहरा सकते हैं, उसकी में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो हमारे ये अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात ख्याल रखने वाली बात है, ये है कि हमारा जब छत पे अपने या अपने निजी भवन पे जब तिरंगा फहराते हैं तो ये विशेष बात ध्यान देना चाहिए हम सभी भारतीयों को कि जब तिरंगा गंदा हो जाए
या फट जाए तो उसे सम्मानपूर्वक उतार देना चाहिए और नए तिरंगों को लगा देना चाहिए। क्योंकि जब हमारा तिरंगा फट जाता है और गंदा हो जाता है तो हमारे तिरंगे का एक अपमान महसूस होता है, अपमान होता है। तो इसके लिए आप सभी अगर अपने छत पे तिरंगे को फहराया हुआ है तो आप देखें कि वो कहीं फटे ना, कहीं गंदा ना हो। अगर गंदा हो गया है, फट गया है तो उस तिरंगे को आप सम्मानपूर्वक उतार कर और उसको अच्छे से साफ करके फिर वहाँ पे आप फहरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल निवेदन था आप सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के रूप में भाग 3 में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल नंबर 21E के रूप में वर्णित है। इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और शिक्षा का अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हम मानव हैं, उसके मेरे अधिकार तो हैं ही हैं, साथ साथ हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, वो हमें बताना है। तो इसमें जो है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। तो हमें जो है, अगर हम मानव हैं तो हम मानव होने के नाते हमें शिक्षा का अधिकार तो है, और ये जो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है। और अगर हम शिक्षा के अधिकार को रखते हैं तो हम सूचना के अधिकार को भी रखते हैं एक मानव के रूप में, और ये हमारे सूचना का अधिकार हमारे संविधान में भी है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो A और C दोनों होगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है हमारे प्रस्तावना को कहा गया है, यानी संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, यानी सोल कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप सब वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, किसी ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये जो है मोरारजी देसाई के शासनकाल में मौलिक अधिकारों की सूची से जो संपत्ति का अधिकार था वो जो हटाकर एक जो है कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया था, जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है कानूनी अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 300A में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? संपत्ति का अधिकार, तो जो मौलिक अधिकारों में जो है वो संपत्ति अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया है। हालांकि मौलिक अधिकारों की सूची में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, लेकिन ये जो है 32 से 35 में है। और हमारे 6 मौलिक अधिकार में जो आते हैं वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक शैक्षिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्न भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सूचीबद्ध है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता, ये भी है। और छोटे परिवार का मानदंड, ये हमारे DPSP में नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1 और 2। ठीक है, अनुच्छेद 350A जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में ये वर्णित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का वो पात्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 53(1) के तहत वो अपने शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, और भारत के राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो ये जो है राष्ट्रपति के तहत निहित की गई है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो कि खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत अपने कार्यों को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये हमारा सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है, ये भी हमारा सही है स्टेटमेंट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेखित है, तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत नहीं 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारण से पद पे ना हो तो उस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, उपस्थित ना हो, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य
न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेंगे? तो अभी हमने बताया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये जो है क्रम जो है 12वां है, यानी कि व्यक्ति के क्रम में तो 12वां है लेकिन राष्ट्रपति के क्रम में जो ये है वो 13वां है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के वीडियो इस लेक्चर में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन को देखा है जो कि बीपीएससी में पूछे गए उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यहाँ से रिपीट। अभी तक ये क्वेश्चन को देख लिया 50 क्वेश्चन को। इस क्रम में आज हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। तो आने वाले सीरीज में हम ऐसे ही स्पीड के साथ और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले जो बीपीएससी से संबंधित जो ये पूर्वावलोकन की जो सीरीज है हम पूरा कंप्लीट कर दें और आप सभी के लिए एग्ज़ाम से पहले तक ये पूरा ख़त्म करके आपके लिए एक एग्ज़ाम के लिए आपको एक प्रीवियस ईयर्स का एक बंडल आपको तैयार करके दे दें। हालांकि इस पूर्वावलोकन को किताब को आप मार्केट से खरीद कर खुद से भी पढ़ सकते हैं। कितने हमारे स्टूडेंट भाई बहन होंगे जो घर पर तैयारी कर रहे होंगे, किसी काम में तैयारी कर रहे होंगे या किसी नौकरी पेशा में होंगे, तो आप उस स्थिति में आप अगर वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच।